नमस्कार दोस्तों, मैं फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक नया वीडियो लेकर। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ यूपीएससी सिविल सर्विसेज के एग्जाम के बारे में। जैसे कि क्या एज होनी चाहिए, कितने अटेम्प्ट्स आप दे सकते हैं, कितनी फीस लगती है आपकी, कितने मार्क्स के पेपर होते हैं, कितने मेंस में पेपर होते हैं, कितने प्रीलिम्स में पेपर होते हैं, क्या सिलेबस होता है। ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने यूपीएससी का मेन नोटिफिकेशन ही लेके रखा है ताकि आप लोगों के मन में कोई डाउट ही ना रहे। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो यहाँ पर दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि जो कैंडिडेट है वो सबसे पहले अपनी एलिजिबिलिटी देख लीजिए कि वो फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मतलब अगर ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज जो इस नोटिफिकेशन में दिए हुए हैं वो फुलफिल अगर आप नहीं करते हैं तो आप एलिजिबल नहीं रहेंगे इस एग्जाम को देने के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक चीज मैं और बता देती हूँ, ऑल कैंडिडेट्स मतलब मेल, फीमेल और यहाँ पे ट्रांसजेंडर्स भी इंक्लूडेड है। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कि अब जो अप्लाई है वो कैसे किया जाए। देखिए यहां पर देखिए, जो आप अप्लाई करें वो कौन सी वेबसाइट पर करें, upsconline.nic.in पर। ठीक है, यही वेबसाइट पर जाके आप फॉर्म भर सकते हैं। अदरवाइज किसी भी अगर आप साइट पर जाके फॉर्म भरेंगे तो वो गलत होगा। ठीक है, यही मेन साइट है जहां पर आपको अप्लाई करना है ऑनलाइन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो अब आपका आता है वो आता है आपका कि आखिर इस एग्जामिनेशन में कौन कौन सी पोस्ट हैं। तो देखिए जो ये एग्जाम होता है वो ग्रुप ए और यहाँ पर कुछ ग्रुप बी की भी पोस्ट है। कुछ लोगों को डाउट होता है वो कौन कौन सी पोस्ट है, तो वो यहाँ पर दी हुई रहती है। मोस्टली जो स्टूडेंट्स है वो आईएएस, आईएफएस और आईपीएस से रेफर करते हैं। सबसे पहले वो आईएएस देते हैं, देन आईपीएस, देन फिर आईएफएस। अब वो डिपेंड करता है, कुछ स्टूडेंट आईएफएस भी पहले दे देते हैं। ठीक है, और कौन कौन सी पोस्ट है, इंडियन पीएनटी अकाउंट्स एंड फाइनेंस सर्विस ग्रुप ए की है, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस ग्रुप ए, इंडियन रेवेन्यू सर्विस में ग्रुप ए की है ये भी, इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस ग्रुप ए, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सर्विस, पोस्टल सर्विस, सिविल अकाउंट्स, रेलवे ट्रैफिक सर्विस, इंडियन रेलवे पर्सनल, इंडियन अकाउंट सर्विस, पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सिक्योरिटी कमिश्नर इन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, इंडियन डिफेंस एस्टेट सर्विस, इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस जूनियर ग्रेड ग्रुप ए, इंडियन ट्रेड सर्विस ग्रुप ए, इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस ग्रुप ए, आर्म फोर्स हेडक्वार्टर्स सिविल सर्विसेज ग्रुप बी। तो देखिए यहां से लेकर यहां तक, कहां तक, यहां से लेकर यहां तक जो पोस्ट है ये सारी की सारी कौन सी है, ग्रुप ए की पोस्ट है। ठीक है, तो जब आपसे वो प्रेफरेंस पूछता है तो आप ध्यान से देखकर भरिएगा। अब जो नेक्स्ट ग्रुप बी की पोस्ट आती है वो मैं आपको बता देती हूँ, आर्म्ड फोर्स हेडक्वार्टर सिविल सर्विसेज ग्रुप बी सेक्शन ऑफिसर ग्रेड, दिल्ली अंडमान एंड निकोबार आइलैंड लक्षद्वीप दमन एंड दीव दादर एंड नागर हवेली सिविल सर्विस ग्रुप बी, दिल्ली अंडमान एंड निकोबार आइलैंड लक्षद्वीप दमन एंड दीव दादर एंड नागर हवेली, ये भी क्या है, जो पुलिस सर्विस की पोस्ट है ये ग्रुप बी की है। ठीक है, ऊपर क्या सिविल सर्विस की है और यहाँ पर ये पुलिस सर्विस की है, ये भी ग्रुप बी की है। और पौंडीचेरी सिविल सर्विसेज ग्रुप बी और पौंडीचेरी पुलिस सर्विस ग्रुप बी की। मतलब ये जो पोस्ट है, ये जो ग्रुप बी की पोस्ट है ये आपको सारी मिलती है किससे, अगर आप ये एग्जाम देते हैं यूपीएससी सीएससी, मतलब सिविल सर्विसेज का अगर आप एग्जाम देते हैं तो। ठीक है, चलिए अब दोस्तों आगे देखते हैं कि आखिर जो सेंटर्स हैं वो कौन कौन से प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, तो सेंटर्स अगर आप देखिए तो जो ये सेंटर्स हैं वो आप ध्यान से देखिए कौन कौन से सेंटर्स हैं। मैं हमेशा से आपको बोलती हूँ जो सेंटर्स हैं वो क्या होते हैं, सेंटर्स जो प्रोवाइड किए जाते हैं वो स्पेशली कहाँ पर होते हैं, कैपिटल्स में ही होते हैं या फिर जो स्टेट की बड़े कुछ शहर होते हैं वहां पर होते हैं। जैसे कि अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो मध्य प्रदेश के जो सेंटर हैं वो देखिए इंदौर, ग्वालियर, भोपाल। ठीक है, आगे देखते हैं, एक सेकेंड देखिए, इंदौर, ग्वालियर, भोपाल, जबलपुर। ठीक है, ये जो सेंटर्स है, ऐसे ही जितने भी स्टेट्स हैं सारे स्टेट्स में क्या होते हैं,
सेंटर्स होते हैं जो प्रीलिम्स का एग्जाम होता है वहां पर। इसलिए अगर आप कहीं गांव वगैरह से आ रहे हैं या फिर कहीं दूर से आ रहे हैं जो सेंटर के पास नहीं है, तो एक दिन पहले आप जरूर आ जाया करें, ताकि जो एग्जाम में पहुंचने में आपको कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, जो गार्ड होता है, जो टाइम दिया होता है, अगर आप लेट पहुंचते हैं तो वो अंदर नहीं आने देता है। ठीक है, तो ये सेंटर्स आप ध्यान से देखिएगा सेंटर फिल करते टाइम। आप देखिए जो सेंटर्स है सिविल सर्विसेज के मेन एग्जामिनेशन के, ये स्पेशली कैपिटल्स में होते हैं। ठीक है, ये स्पेशली कहाँ होते हैं, कैपिटल्स में ही होते हैं। जैसे कि अगर एमपी की बात करूं तो एक केवल भोपाल ही सेंटर है एमपी में। ये देखिए यहाँ पे और कोई सेंटर मुझे नजर नहीं आ रहा है। दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पटना, प्रयागराज, जयपुर, रांची, शिलोंग, शिमला, तिरुवनंतपुरम, विजयवाड़ा, और यहाँ पे अहमदाबाद, आइजॉल, बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, कटक, देहरादून। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का मैंने आपको बता दिया भोपाल में है। बाकी जो सेंटर्स हैं, आप अगर मेंस का जो पेपर देने जा रहे हो तो ध्यान से आप देखिएगा कि जो सेंटर्स हैं वो कौन कौन से दिए हुए हैं। ठीक है, तभी आप फिल करिएगा फॉर्म को। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो आपका आता है प्लान ऑफ एग्जामिनेशन। तो प्लान ऑफ एग्जामिनेशन वैसे अधिकतर लोगों को पता होता है कि आखिर प्लान ऑफ एग्जामिनेशन क्या होता है। फर्स्ट क्या होता है, आपका प्रीलिम्स होता है, देन आपका होता है मेंस, और देन आपका होता है पर्सनालिटी टेस्ट या इंटरव्यू। ठीक है, तो ये होता है प्रीलिम्स क्या होता है, आपका ऑब्जेक्टिव होता है, मेंस आपका क्या होता है, रिटन, मतलब आपको लिखना होता है, और इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट होता है, जो कि आपको देने के लिए जाना पड़ता है इंटरव्यू। ठीक है, तो मतलब ये 3 स्टेज का एक एग्जाम है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेशनलिटी आपको पता है, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, होने को तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत सारा है नेशनलिटी के लिए, पर इंडियंस के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो जो सिटीजन ऑफ इंडिया है, ठीक है, वही लोग इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस और इंडियन पुलिस सर्विस के लिए ही क्या उनको इंडिया का सिटीजन होना जरूरी है। ठीक है, मतलब अगर किसी और स्टेट जो आप कंट्री से आ रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे जो कुछ कंट्रीज दिए हुए हैं, तो आप इन सर्विसेज के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। ठीक है, बाकी सारे इंडियंस, जैसे कि वैसे तो ये इंडिया में ही देख रहे होंगे आप लोग, तो सारे इंडियंस जो कि इंडिया के हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। चलिए आप देखते हैं आखिर मिनिमम क्वालिफिकेशन इसकी क्या होती है, जिसके लिए सबसे ज्यादा आपको डाउट होता है। तो मिनिमम जो क्वालिफिकेशन इसकी होती है, आप ग्रेजुएट हो। ठीक है, अब दूसरी बात ये आती है, आपको ये डाउट होता है क्या कोई परसेंटेज क्राइटेरिया है। तो देखिए यहां पर मैं आपको बता दूं, परसेंटेज क्राइटेरिया उन्होंने कुछ भी नहीं दिया हुआ है यहाँ पर। अगर आप केवल पास है, मतलब आप ग्रेजुएट हैं और पास है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक बार पढ़ के बता देती हूँ। The candidate must hold a degree of any university incorporated by act of the central or state legislature in India or other educational institution established by an act of parliament or declared to be deemed as university under section 3 of the University Grant Commission Act 1956 और possesses an equivalent qualification। सीधी सी बात है, आप ग्रेजुएट हो, इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आप ग्रेजुएट हो और पास हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि इसमें कोई परसेंटेज क्राइटेरिया, इसमें कोई परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है। अगर आप पास है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट आपको सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि आखिर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने हैं। तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स मैं आपको बता देती हूँ। जनरल के लिए जो अटेम्प्ट्स रहते हैं वो 6 अटेम्प्ट्स रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, शैल बी परमिटेड 6 अटेम्प्ट टू द एग्जामिनेशन। जो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनके लिए क्या रहता है, देखिए, प्रोवाइडेड दैट दिस रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स विल नॉट अप्लाई इन केस ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स हु आर अदरवाइज एलिजिबल। मतलब उनके लिए अटेम्प्ट्स की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो कितने भी अटेम्प्ट्स दे सकते हैं। बट हाँ, एज अभी मैं आपको बताऊंगी तो वो एज पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देखिए जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हैं ओबीसी के लिए वो क्या है, 9 अटेम्प्ट है। मतलब 3 अटेम्प्ट उन्हें एक्स्ट्रा मिलते हैं। कितने, शैल बी 9। ठीक है, कितने अटेम्प्ट दे सकते हैं, वो 9 अटेम्प्ट दे सकते हैं ओबीसी। जनरल 6, ओबीसी 9, और जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लोग हैं वो कितने भी अटेम्प्ट दे सकते हैं, जब तक उनकी एज क्राइटेरिया वो फुलफिल कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
अब एक और क्राइटेरिया मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप प्रीलिम्स का एग्जाम दे देते हैं तो वो एक अटेम्प्ट में ही काउंट होता है, भले ही आपने सीसेट का पेपर नहीं दिया हो। आप समझ रहे हैं? देखिए कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे कि अगर मैं सीधी बात बताऊं तो प्रीलिम्स और सीसेट का जो एग्जाम होता है जिन्होंने दिया है वो एक तरीके से अटेम्प्ट ही काउंट होगा, ठीक है। पर अगर कुछ लोग ऐसा करते हैं कि प्रीलिम्स का जो फर्स्ट पेपर होता है उसमें चले जाते हैं और सीसेट के पेपर में वो लोग बोलते हैं नहीं यार हमारा अच्छा नहीं गया पेपर तो हम नहीं दे रहे सीसेट का पेपर, और वो बीच एग्जाम में ही चले जाते हैं, मतलब सीसेट का एग्जाम वो लोग नहीं देते हैं, तो भी क्या होगा, वो अटेम्प्ट काउंट होगा, ठीक है। तो ये लोगों को डाउट रहता है, तो मैंने आपको बता दिया अटेम्प्ट को लेकर, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर आपने जब आपकी अच्छे से तैयारी हो तभी आप क्या जाइएगा एग्जाम देने। चलिए देखते हैं, फी को देख लेते हैं। जो फी रहती है वो क्या रहती है, फीमेल SC/ST पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स हु आर एक्सेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फी, मतलब इन्हें क्या कोई फी नहीं देनी होती है, मतलब इनका कोई पैसा नहीं लगता अगर ये फॉर्म भरते हैं। बाकी जितने भी लोग हैं उनको कितना पैसा देना पड़ता है, 100 रुपीज पेमेंट करना पड़ता है, ठीक है। तो 100 रुपी कोई ज्यादा नहीं है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली इस एग्जाम को दीजिए और 100 रुपी जो है वो आप भर दीजिए, ठीक है। चलिए अब एज लिमिट्स देख लेते हैं कि आखिर एज लिमिट्स क्या होती है। जो कैंडिडेट होता है वो क्या 21 साल से लेकर, अगर मैं बताऊं जनरल के लिए तो 21 साल से लेकर क्या 32 साल तक होना चाहिए एज के अंदर। देखिए अब मैं बताती हूँ कैसे। The candidate must have attained the age of 21 years and must not have attained the age of 32 years on the 1st अगस्त 2020। देखिए जो ये डेट लेते हैं वो लेते हैं 1 अगस्त की, ठीक है। तो उसके अनुसार ही क्या होती है, जो एज होती है वो काउंट होती है। मतलब जैसे कि अगर 2020 का नोटिफिकेशन है तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 21 साल की जो एज है वो अटेंड कर ली हो, परंतु 32 साल का वो ना हुआ हो। कौन सी एज तक, 1 अगस्त, मतलब अगर 2 अगस्त के बाद वो क्या, देखिए लिखा हुआ है सीधे सीधे, ही मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट अर्लियर देन 2 अगस्त 1988 और नॉट लेटर देन 1 अगस्त 1999। मतलब सीधी सी बात है, 21 से 32 साल जनरल की एज है, और ये लोग जो एज देखते हैं वो कहां से देखते हैं, जो 1 अगस्त है उससे देखते हैं, ठीक है। अगर आप शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के हैं तो आपको कितना, मैक्सिमम 5 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है। कितने ईयर का, 5 साल का, मतलब 5, 6, 7, तो कितना हो गया 37 इयर्स तक आप इस एग्जाम को दे सकते हैं अगर आप SC/ST के हैं। पर वही बात है, डेट 1 अगस्त से ही काउंट होगी। अगर आप OBC कैंडिडेट है तो 3 इयर्स का आपको क्या मिलेगा, रिलैक्सेशन मिलेगा। मतलब आप अगर OBC कैंडिडेट है तो आप 35 इयर्स तक इस एग्जाम को दे सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका एज क्राइटेरिया जो मैंने आपको डिटेल में बता दिया। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं फटाफट है। नेक्स्ट जो आपका है वो है सेक्शन 2, जो कि क्या है, स्कीम एंड सब्जेक्ट फॉर द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन एंड मेन एग्जामिनेशन, ठीक है। तो जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होता है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, ये 3 स्टेज का एग्जाम होता है। कौन कौन सा, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे, प्रीलिम्स डिस्कस करेंगे। तो प्रीलिम्स के क्या 2 पेपर होते हैं। पहला जो पेपर होता है वो क्या होता है, 200 नंबर का होता है, ठीक है। और जो दूसरा पेपर होता है वो क्या होता है, आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है, जिसको आप क्या बोलते हो, सीसेट का पेपर बोलते हो, ठीक है। मतलब आपको इसमें क्वालिफाई करना जरूरी है, मतलब 33% मार्क्स आपको लाने हैं इसमें। बाकी जो प्रीलिम्स का जो GS पेपर होता है ये कंपलसरी पेपर है, इसको आपको देना ही है। ऐसा नहीं कि सीसेट केवल दे दिया और GS का नहीं दिया, ये गलत है, तो आप एलिजिबल नहीं रहेंगे, ठीक है। वैसे ऐसा कोई करता नहीं है। अब मैं आपको बता देती हूँ दोनों पेपर कितने कितने घंटे के होते हैं। 2 घंटे के ये पेपर होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पेपर आपका कंपलसरी है, दूसरा पेपर आपका क्वालिफाइंग है, जिसमें आपको 33% मार्क्स लाने हैं। और हाँ, यहाँ पर क्या ये दोनों लैंग्वेज में पेपर सेट होता है। अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। दोनों लैंग्वेज में आप ये GS का पेपर दे सकते हो, फर्स्ट पेपर जो होता है। नेक्स्ट आता है आपका मेन एग्जामिनेशन। तो देखिए ये जो रिटन एग्जामिनेशन है इसमें आप लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है, तो आज डिटेल से मैं समझा देती हूँ। देखिए
पहले जो क्वालिफाइंग पेपर होते हैं ये तो आपको सबको देने ही है। अगर आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाता है तो आपको ये पेपर देने ही देने हैं। पर बात ये है कि जो पेपर ए और पेपर बी है इसके जो मार्क्स है वो काउंट नहीं होते हैं मेरिट के लिए, ठीक है, चूंकि ये पेपर क्वालिफाइंग होते हैं इसलिए। तो ये पेपर्स को क्वालिफाई करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कि जो पेपर ए होता है जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसमें क्या आपको वन ऑफ द इंडियन लैंग्वेज टू बी सेलेक्टेड बाय द कैंडिडेट फ्रॉम द लैंग्वेज इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब जो भी 8th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है उसमें जितनी भी लैंग्वेजेस हैं आप कोई भी लैंग्वेज ले सकते हो और उसमें आपको ये पेपर देना होगा, पेपर ए, और आपको इसे क्वालिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें लैंग्वेज की कोई दिक्कत नहीं, जितनी भी 8th शेड्यूल में लैंग्वेज दी हुई है उन सारी लैंग्वेज में आप ये पेपर दे सकते हो। नेक्स्ट आपका आता है पेपर बी इंग्लिश। तो बेटा देखो ये जो है इंग्लिश का पेपर ये क्या है, ये भी कंपलसरी है, इसमें इंग्लिश के सवाल होंगे जो कि क्वालिफाइंग नेचर का है। ये पेपर भी क्वालिफाइंग नेचर का है जो कि 300 मार्क्स का है। ये जो फर्स्ट पेपर है ये भी कितने मार्क्स का है, 300 मार्क्स का है। चूंकि ये जो पेपर है वो क्या क्वालिफाइंग नेचर का है तो ये जो मेरिट में काउंट नहीं होगा, ठीक है। अब बात आती है मेरिट में कौन कौन से पेपर काउंट होंगे जो कि मेन है। पहला यहाँ पे दिया हुआ है पेपर टू बी काउंटेड फॉर मेरिट। पेपर 1 जो कि किसका होता है, एस्से को होता है, जो कि कितने मार्क्स का होता है, 250 मार्क्स का होता है। पेपर 2 होता है आपका जनरल स्टडीज का जिसको GS1 का पेपर बोलते हैं, जो कि 250 मार्क्स का होता है, जिसमें इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी, ठीक है। क्या क्या आता है, आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड और आपका सोसाइटी आता है। देन आपका आता है पेपर 3 या कह सकते हैं जनरल स्टडीज पेपर 2 जो कि गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन का होता है, जो कि 250 मार्क्स का होता है। नेक्स्ट आता है आपका GS पेपर 3 जिसपे टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट आता है। ये भी 250 मार्क्स का आपका पेपर होता है। फिर जनरल स्टडीज पेपर 4 एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड का होता है, ये भी 250 मार्क्स का होता है। देन आपके आते हैं ऑप्शनल, ठीक है। ऑप्शनल आप कोई भी चूज कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से सब्जेक्ट्स रहते हैं ऑप्शनल में, तो आप कोई भी ऑप्शनल चूज कर सकते हैं। तो ध्यान से आप देखिएगा ऑप्शनल, इसके 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। जो भी आप ऑप्शनल सेलेक्ट करें उसका पेपर 1 होगा और पेपर 2 होगा, जो कि 250 ईच, मतलब दोनों क्या होंगे, टोटल कितने मार्क्स के होंगे, 500 मार्क्स के होंगे, ठीक है। कितने मार्क्स होंगे, 500 मार्क्स होंगे। तो इसलिए कहते हैं जो ऑप्शनल होता है वो एक इंपॉर्टेंट रोल करता है पेपर को क्लियर करने के लिए। ओके तो टोटल कितने पेपर हो गए, टोटल जो पेपर हो गए आपके 7 पेपर हो गए जो कि काउंट होते हैं मेरिट के लिए। ओके यहाँ पे देखिए, आप देख नहीं पाए थे, ये देखिए ऑप्शन पेपर 1, ऑप्शन पेपर 2, 250 मार्क्स, 250 मार्क्स। टोटल जो ये मार्क्स होते हैं वो होते हैं कितना, 1750। कितना होता है, 1750। अब आते हैं हम नेक्स्ट पर्सनैलिटी टेस्ट पर। तो पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए 275 मार्क्स का होता है पर्सनैलिटी टेस्ट, जो कि अगर आप मेंस क्लियर करते हैं तो फिर आपको बुलाया जाता है इंटरव्यू के लिए। और जो टोटल मार्क्स हैं इसके वो हैं पेपर के 2025, मतलब मेंस के मार्क्स प्लस आपके इंटरव्यू के मार्क्स। तो फिर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है जो कि आपको मार्क्स दिए जाते हैं 2025 के से दिए जाते हैं। अब मैं आपको बात करती हूँ कि जो आपके पेपर है, मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो पेपर ए और बी है क्वालिफाइंग इंडियन लैंग्वेजेस का और इंग्लिश का, ये दोनों क्वालिफाइंग नेचर के हैं, जिनका जो नेचर होगा वो क्या होगा, नॉर्मली जो आप पढ़ते हैं उसके जैसा ही होगा, जैसे कि आपने जो मैट्रिकुलेशन तक पढ़ा है तब तक ही रहेगा। ये जो मार्क्स है इसके काउंटेड नहीं होते हैं रैंकिंग के टाइम पर। ओके ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। ये लैंग्वेजेस दी हुई है, ठीक है, तो ये लैंग्वेजेस आप देख लीजिएगा मेन नोटिफिकेशन में, या 8 शेड्यूल की जितनी भी लैंग्वेजेस हैं वो यहाँ पे दी होंगी। आप देखते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो हैं वो हैं एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटनरी साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, हिस्ट्री, लॉ, मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस, फिलोसफी, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, जूलॉजी।
अब आते हैं लिटरेचर पे। तो लिटरेचर में कौन कौन से आपको सब्जेक्ट ले सकते हैं आप लोग, कुछ लोगों को ये डाउट होता है तो मैं आपको बता देती हूँ लिटरेचर के जो सब्जेक्ट्स हैं। लिटरेचर के जो सब्जेक्ट्स है वो आसामी, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सैंथली और सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू एंड इंग्लिश। तो ये जो लैंग्वेजेस हैं ये आपको लिटरेचर, अगर आप इनका अच्छा से आपको आता है तो आप इसको एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट ले सकते हैं। ओके, तो ये ध्यान दीजिएगा। ईच पेपर विल बी ऑफ 3 आवर्स। कितने घंटे का होता है? ये 3 घंटे का पेपर होता है। चलिए, अब मेन जो मुद्दा आता है वो आता है प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के सिलेबस का। थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ जो ये सिलेबस है प्रीलिम्स का। पहली बात तो मैं ऑलरेडी जो सिलेबस का एनालिसिस है वो मैं आपके साथ कर चुकी हूँ। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या, जो यूपीएससी का सिलेबस होता है, जो नोटिफिकेशन होता है जो कि आपके सामने है, इसमें जो सिलेबस है ये एक्सेट्रा करके दिया होता है। ठीक है, तो आपको समझ नहीं आता ये किस तरीके से पढ़ा जाए, तो मैं आपको बता देती हूँ। इसके मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुकी है दोनों लैंग्वेज में मैं इसके वीडियोस बना चुकी हूँ। हिंदी में भी अलग से वीडियो है और इंग्लिश में भी अलग से वीडियो है सिलेबस के एनालिसिस पे। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाके फुल देख सकते हैं सारे सब्जेक्ट का एनालाइज वीडियो। ठीक है, सारा एनालिसिस दे सकते हैं कि क्या क्या ये जो सिलेबस है ये किस तरीके से डिवाइडेड किया गया है। तो आप वहां जाकर देखिए, आपको पूरा समझ आ जाएगा। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, मतलब जो भी इवेंट हो रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के, वो यहाँ पे आते हैं। हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट्स, मतलब पूरी हिस्ट्री ऑफ इंडिया, एशियन, मिडिएवल, आर्ट एंड कल्चर यहाँ पे सब इंक्लूडेड है। इंडियन नेशनल मूवमेंट मतलब मॉडर्न हिस्ट्री भी आपका यहाँ पर इंक्लूडेड है। इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, मतलब इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी आपको पूरा पढ़ना है, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया और वर्ल्ड की भी। अब इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट इश्यूज एक्सेट्रा, ये मैंने डिटेल से, मतलब मैंने आपको पूरा सिलेबस प्लेलिस्ट में जाकर देखिए आपको मिल जाएगा। बहुत ही अच्छे से मैंने बताया हुआ है। आई होप आपको वो अच्छे से समझ आ जाए। नेक्स्ट देखते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव एक्सेट्रा, ये इकोनॉमी का सिलेबस है आपका। जनरल इश्यूज ऑन एनवायरमेंटल, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज, सो दैट डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन, मतलब आपके जो जनरल इश्यूज या एनवायरमेंटल इकोलॉजी का जो आएगा वो, मतलब उसमें आपको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं रहती है, क्योंकि इसमें क्या स्पेशलाइजेशन की आपको जरूरत नहीं है। बाकी आपका जनरल साइंस आता है। तो मैं फिर से आपको बता देती हूँ कि जो ये प्रीलिम्स का सिलेबस है जीएस का, मैं ऑलरेडी क्या कर चुकी हूँ, वीडियो बना चुकी हूँ। प्लेलिस्ट में जाकर देखिए। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट इंग्लिश वाला वीडियो देखिए और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हिंदी वाला वीडियो देखिए। ये पूरा सिलेबस एनालिसिस वहां पे दिया हुआ है। अब नेक्स्ट देखते हैं पेपर 2 जो कि 200 मार्क्स का होता है। इसमें कॉम्प्रिहेंशन आता है, इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल, लॉजिकल रीजनिंग आती है, एनालिटिकल एबिलिटी आती है, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी आती है, बेसिक न्यूमेरेसी मतलब नॉर्मल मैथ्स आती है जो कि अप टू 10th लेवल तक रहती है, जिसमें नंबर्स एंड देयर रिलेशन, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्लास 10th लेवल, डेटा इंटरप्रिटेशन, डार्क चार्ट, ग्राफ्स, टेबल, डाटा सफिशिएंसी एक्सेट्रा। जो कि ये पेपर होता है, क्या होता है, ये क्वालिफाइंग नेचर का पेपर होता है। मतलब यहाँ पे आपको क्या चाहिए, 33% मार्क्स यहाँ पे आपको चाहिए इस पेपर में। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, खासकर ये हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है। देखिए, आपको केवल ये पेपर क्वालिफाई करना है, ठीक है, केवल 33% मार्क्स लाना है। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है कि सीसेट का पेपर हटना चाहिए या नहीं हटना चाहिए। अगर है पेपर तो केवल और केवल ही क्वालिफाइंग नेचर का है, तो इसके लिए ज्यादा परेशान ना हो। इजी सा पेपर आता है। अगर ज्यादा दिक्कत है तो आप मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन और एक आध पैसेज भी आप इसमें कर सकते हैं। आप इजिली क्वालिफाई हो जाएंगे इस पेपर में। ठीक है दोस्तों, तो यही था आज का हमारा वीडियो। मैंने पूरी कोशिश की कि आपको डिटेल से नोटिफिकेशन समझ आ जाए और यहाँ पर मैंने आपको पूरी डिटेल्स देने की कोशिश की है ताकि कुछ भी आपसे यहाँ पर छूटे ना। ठीक है, तो पूरी डिटेल्स मैंने आपको दे दी यूपीएससी नोटिफिकेशन की। इसी एग्जाम को क्लियर करके लोग आईएएस, आईपीएस और आईएफएस बनते हैं और जो मेन पोस्ट मैंने आपको बता दी सारी वो बनते हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा पेपर है, पर टफेस्ट पेपर माना जाता है इंडिया का। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर पेपर अच्छे से करोगे तो डेफिनेटली आप ये एग्जाम क्लियर करोगे। तो दोस्तों, यही था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।